हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। और चलिए देखते हैं आज 14 अगस्त 2022 के द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को, और डिस्कस करेंगे ईच एंड एवरी न्यूज़ विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी प्री एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला जो हमारा न्यूज़ है वो 5 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक के वर्डिक्ट को आए हुए। उसके बावजूद भी जो ट्रिपल तलाक की पेटिशनर थी वो एक हाफ डाइवोर्सी की लाइफ जी रही हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि ट्रिपल तलाक क्या है। एक बार देख लें कि बैकग्राउंड क्या था। ठीक है, उसके पहले जो सुप्रीम कोर्ट था 5 साल पहले, वो 5 जज बेंच से जो चीफ जस्टिस है जस्टिस केहर ने, उन्होंने इनवैलिडेट इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को बोल दिया था। ठीक है, यानी जो ट्रिपल तलाक था उसको जस्टिस जे एस केहर जो थे और उनकी 5 जज बेंच जो थी, उन्होंने ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट करार दे दिया था। ठीक है, ये 2017 में हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि 5 जज बेंच क्यों ही। ठीक है, तो बेसिकली ये हमेशा ऑड फॉर्म में होता है, 1, 3, 5, 7, 9 में। ठीक है, क्योंकि जो वर्डिक्ट आएगा वो लाइक 3:2 के रेशो में आ सकता है। ठीक है, तो जो विन पार्टी होगी वो 3 वाली होगी। ठीक है, तो यही था पूरा इसका प्रोसेस। और जो केसेस या जो बेंच बढ़ते हैं वो 1 से 3 होते हैं, फिर 5 होते हैं, 7 होते हैं और 9 होते हैं। ये इसलिए होते हैं कि अगर किसी पार्टी को जिसी ने कंप्लेंट डाला है, अगर 1 बेंच या 3 से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो बेंच को आगे बढ़वा सकता है। ठीक है, तो दैट्स वाई ये ऐसे सीरियल वाइज चलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक बार ट्रिपल तलाक को डिटेल में। व्हाट इज ट्रिपल तलाक? तो ट्रिपल तलाक एक प्रोसेस है ऑफ डाइवोर्स अंडर द सरिया लॉ। सरिया लॉ क्या है? इस्लामिक लॉ है। Where a husband can divorce his wife by pronouncing talaq 3 times. This is also called oral talaq. There are three types of divorce under Islamic law, namely एहसान, हसन एंड तलाक बिद्दत। बेसिकली ये कहा गया है कि इस्लामिक जो लॉ है वो हस्बैंड को ये पावर देता है कि वो अपने हस्बैंड को 3 बार तलाक 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 बोल के डाइवोर्स या तलाक दे सकता है। ठीक है, इसको ओरल तलाक बोलते हैं। और ये 3 तरीके के तलाक होते हैं, एक होता है एहसान, हसन और तलाक बिद्दत। ठीक, दो इम्पोर्टेंट केसेस हैं इससे रिलेटेड। पहले तो जानेंगे हम कि बैकग्राउंड क्या था, उसके बाद जानेंगे प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये बैकग्राउंड हमारा है शाहबानो केस जो 1985 में हुआ था। बेसिकली यहाँ पे ये था, जो सुप्रीम कोर्ट था 1985 में, वो शाहबानो के फेवर में अपना वर्डिक्ट देता है और बोलता है कि मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वो जो है आपको देना होगा इन स्पाइट ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, और इन स्पाइट ऑफ इट विल प्रोवाइड टू ऑल द सिटीजन। ठीक, ये दो तीन चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई गई कि जो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की चिल्ड्रन और पेरेंट्स वो देना पड़ेगा। और ये अप्लाइड है ऑल सिटीजन, यानी सभी सिटीजन पे अप्लाइड है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, मतलब सभी रिलीजन पे ये वैलिड है। ठीक है, और उसी टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए काफी ज्यादा जद्दोजहद हुई थी और बोला गया था कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। प्रेजेंट 2017 में आया था सायरा बानो केस। इसमें क्या हुआ था कि सायरा बानो एक 35 ईयर ओल्ड वीमेन थी जिन्होंने चैलेंज किया था द प्रैक्टिस आफ्टर गेटिंग डाइवोर्स अंडर द ट्रिपल तलाक कस्टम इन 2017। द सुप्रीम कोर्ट इन a landmark 3-2 verdict had struck down instead triple talaq. 3 of 5 judges on the constitutional bench had called the practice un-Islamic and arbitrary, and disagreed with the view that triple talaq was an integral part of the religious practice। ठीक है, सायरा बानो ने केस फाइल किया और 2017 में उसका वर्डिक्ट आया। 3-2 से वर्डिक्ट आया था, जिसमें ट्रिपल तलाक को इनवैलिडेट करार दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जे एस खेर जो थे, उनकी बेंच ने ये बोला था कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो इंटीग्रल पार्ट नहीं हो सकता है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस का। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं ये विमेन के किन किन राइट का वायलेशन करता है। तो पहला है आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है। तो जो इक्वलिटी बिफोर राइट टू इक्वलिटी के अंदर फॉल करता है, यहाँ पे आर्टिकल 14 का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि जो तलाक होता है वो सिर्फ हस्बैंड दे सकता है ओरली, ना कि वाइफ। ठीक है। दैट्स वाई वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 14। दूसरा जो हमारा आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, एंड तीसरा जो आर्टिकल 25 है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है हमारा, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसकी वजह से जितने भी रिलीजन है उन सब के लिए एक फॉर्मेट और रूल्स एंड रेगुलेशन हो, जिसकी वजह से जो केसेस होंगे इजीली सॉल्व होंगे और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन आगे बन रही हैं उनका जो बेसिकली फॉर्मेशन या फिर फॉर्मेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी वो फिक्स होना चाहिए। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर ऑफिसर हैं तो वो काफ़ी अच्छे से वो वर्क करेगा। ठीक है। आगे देखते हैं एक हमारा न्यूज़ जो है श्रीलंका से रिलेटेड। कोलंबो यानी श्रीलंका ने ये मान लिया है या क्लियर किया है कि चाइनीज का एक वेसल या शिप उनके हम्बनतोता पोर्ट पे आई है। हम्बनतोता जो पोर्ट है वो श्रीलंका में है। ठीक है। और यहाँ पे देखें उस शिप का नाम क्या है, युआन वांग 5। ये हमने डिस्कशन अच्छे से काफ़ी डिटेल में किया है अपने प्रीवियस वीडियोस में, तो आप चाहें तो वहाँ से डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन हो चुका है, इसकी वजह से हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं जो अगला न्यूज़ है हमारा, कि इंडिया और इटली नेगोशिएट कर रहे हैं लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करने के लिए। तो कंफ्यूजन या फिर दिक्कतें क्या है इसमें, तो MLAT जो इंडिया और इटली साइन करने को कह रही हैं, बेसिकली इनको म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम्स इसलिए क्रिएट हो रही हैं कि बेसिकली जो इंडिया में हाईएस्ट पनिशमेंट होता है वो आपका डेथ पनिशमेंट होता है। ठीक है। या फिर कैपिटल पनिशमेंट आप बोल सकते हैं, जो कि इटली में एबॉलिश है। तो ये दो कंफ्यूजन हो रहा है दोनों कंट्रीज को लेके। ठीक है। इसी पे नेगोशिएशन चल रहा है। तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी क्या है। तो in MLAT, in criminal matters and the bilateral treaties enter between the two countries providing international cooperation and assistance। बेसिकली जो दो कंट्री बायलेटरली इस डील को साइन करती हैं, वो किसी भी क्रिमिनल केसेस में एक दूसरे को असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं या फिर हेल्प करती हैं इंफॉर्मेशन या फिर एविडेंस गैदर करने में। ठीक है। यही होता है MLAT। अगर सपोज करो इंडिया और इटली MLAT साइन कर लेती है, तो अगर कोई केस होता है और वो इटली चला जाता है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे या फिर कोऑपरेट करेंगे उनके इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक हमारा ये जो इम्पोर्टेंट है कि इंडिया कैन सस्टेन CAD ऑफ 2.5% टू 3%। पात्रा साहब ने ये बोला है। तो RBI के जो डिप्यूटी गवर्नर है माइकल पात्रा साहब, उन्होंने बोला कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 3% से कम है और ये एक्सटर्नल सेक्टर का क्राइसिस नहीं कर सकता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है। तो ये दोनों टर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं प्री और मेंस के इकोनॉमिक्स सेक्शन से। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज CAD या करंट अकाउंट डेफिसिट। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम एक ब्रीफ में इसको देख लेते हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट ऑकर्स व्हेन द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इंपोर्ट एक्सीड द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट एक्सपोर्ट। मीन्स जब इंपोर्ट एक्सीड कर देता है एक्सपोर्ट को, तो उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट या फिर BOP क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स सर्विसेज एंड एसेट्स between the residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year। बेसिकली जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है गुड्स का, सर्विसेज का या फिर एसेट का दो कंट्री के बीच में, इसको मेजर करता है, उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। और एक टाइम पीरियड बेसिकली फिक्स होता है, उसी के अंदर ये मेजरमेंट होता है। ठीक है। और डिटेल में अगर जाएं तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है।
एक होता है आपका करंट अकाउंट, दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या है, ट्रेड इन गुड्स, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज लाइक इनकम डिविडेंड प्रॉफिट्स इंटरेस्ट, ये सारे आते हैं। तीसरा जो है नॉन फैक्टर ट्रेड इन सर्विसेज लाइक शिपिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। चौथा जो है प्राइवेट ट्रांसफर पेमेंट यानी गिफ्ट रेमिटेंसेस ग्रांट एक्सेट्रा। और लास्ट जो है ऑफिस ट्रांसफर पेमेंट है, इसमें भी गिफ्ट रेमिटेंसेस और ग्रांट एक्सेट्रा आते हैं। और आगे देखिए हम कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं लाइक एफडीआई एफएफआई यूरो इक्विटीज एक्सेट्रा। एक्सटर्नल असिस्टेंस आ जाती हैं, कॉमर्शियल बोरोइंग बोरोइंग आ जाती हैं, जो असिस्टेंस या फिर फंड प्रोवाइड किया जाता है आईएमएफ के द्वारा वो आती हैं, एनआरआई डिपॉजिट आते हैं, रुपी डेथ सर्विसेज आती हैं एंड अदर फ्लोज। ये सारी कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉल करती हैं। बेसिकली यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है कि यहाँ से दो उठा के दे देगी और पूछ देगी कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है कि नहीं। तो आप प्लीज इसको बाय हार्ट याद रखिएगा। और ये काफी क्वेश्चन को टफ बना देती हैं एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से याद रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये हमारा जो अगला न्यूज़ है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर बात करें कि यूपीएससी के प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से, जीएस पेपर वन में काफ़ी काम आएगा ये। तो कोलकाता में बेसिकली ट्रिब्यूट दिया जा रहा है कुछ जो जो फॉरगॉटन रेवोल्यूशनरीज हैं उनको, ठीक है। तो उस उसके उपलक्ष्य में एक इंडिपेंडेंस डे के दिन एग्जीबिशन रखा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो जो हमारा पहला जो मैंने हाईलाइट किया है कि शोभा रानी दत्ता जो है 29 साल की एज में उनको कन्विक्ट कर दिया जा गया था डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस में। और वो रेवोल्यूशनरी थी जुगांतर ग्रुप की, ठीक है। आप यहाँ देख लीजिए एक बार। तो बेसिकली हम दो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस एंड जुगांतर ग्रुप। तो ये सारा हम डिटेल में डिस्कस करते आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर बॉम्ब डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस क्या था। बेसिकली दो तीन चीज इंपॉर्टेंट होती हैं कि हिस्ट्री में, कि अगर कोई रिवेलियन हुआ तो वैन कब हुआ, वाई क्यों हुआ, और हु मतलब उसको लेड किसने किया। तो जो डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस था वो आपका हुआ था 1930 में। और इसमें क्या हुआ था कि द बॉम्ब वाज थ्रोन ऑन द कैलकाटा पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टिगार्ड, ठीक है। तो जो चार्ल्स टिगार्ड थे उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था 1930 में, उसी को कहते हैं कि डलहौजी बॉम्ब केस, इसको डलहौजी स्क्वायर बॉम्ब केस, ठीक है। दूसरा ये जुगांतर पार्टी से थी, तो देखते हैं कि जुगांतर पार्टी क्या है। तो जुगांतर पार्टी वॉज स्टेब्लिश इन अप्रैल 1906, यानी 1906 में जुगांतर पार्टी बनाई गई बाय द लीडर्स लाइक अरविंदो घोष, हिज ब्रदर बरीन घोष, भूपेंद्र नाथ दत्ता, राजा सुबोध मलिक, बरीन घोष एंड बाघा जतीन वर द मेन लीडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जितने भी इनके मेंबर हैं, जुगांतर पार्टी के जितने मेंबर हैं, आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। बेसिकली यूपीएससी इस पार्टी का नाम दे देती है और कुछ रेवोल्यूशनरी के नाम दे देगी और उसमें से एक और रेवोल्यूशनरी के नाम देगी, और आपको वहाँ सेलेक्ट करना होता है। ये क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती आई है और काफ़ी टफ हो जाते हैं वहाँ पे जाके। तो पहली बात तो जुगंतर पार्टी जो बनी थी अप्रैल 1996 में फॉर्म हुई थी। दूसरा इनके इतने सारे ये लीडर्स थे, इनके नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, एक रेवोल्यूशनरी और थे जो कि आर्म्स को कलेक्ट कर रहे थे, एक्सप्लोसिव्स को, और बॉम्ब बना रहे थे। जुगांतर पार्टी का अंदर ये सारे रेवोल्यूशनरी थे और ये सारे उनके गोल थे, ठीक। तो ये तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया शोभा रानी दत्ता के रिलेटेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगर हम देखते हैं कि पारुल मुखर्जी का जो केस है, जो इनको दिखाया गया है द रिवोल्यूशनरी, इनके जाने तो ये 25 साल की उम्र में इनको कन्विक्ट कर दिया गया था तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी केस में, और ये रिलेटेड थी अनुशीलन समिति से, ठीक है। तो चलिए पारुल मुखर्जी के बारे में थोड़ा जानते हैं डिटेल में। तो पहले जानेंगे कि तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी क्या थी। तो तीतागढ़ कॉन्स्पिरेसी बेसिकली चार्ज, जो पारुल मुखर्जी थी वो इंचार्ज थी ऑफ हाउस ऑफ तीतागढ़, एक म्यूनसिपैलिटी था ऑफ नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
and provided shelter for the revolutionary fugitives escaped from the jail. ठीक. In 1936, Purandar Das and Sita Nath, they, along with other revolutionaries who escaped from the Alipur jail, had take shelter at Titagarh House, were discovered by the British police. बेसिकली केस ये था कि जो पारुल मुखर्जी थी वो वहाँ की इंचार्ज थी तीतागढ़ हाउस की, और इन्होंने जो रेवोल्यूशनरीज थे जेल से भागे हुए थे उनको वहाँ पे पनाह दिया। ठीक है। अ, वही हो जाता है आपका तीतागढ़ केस। ठीक है। आगे देखते हैं, ये अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी। तो अनुशीलन समिति एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है बंगाल के अंदर, जो कि फॉर्म हुआ था 1902 में। ठीक है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा कि रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ है, बंगाल में है। कब फॉर्म हुआ था? 1902 में। द ऑर्गेनाइजेशन हैड 500 ब्रांचेस, मतलब 500 ब्रांचेस हैं इनके। इंपॉर्टेंट लीडर्स क्या कौन है? तो बरिंद्र कुमार घोष, who was the brother of Arvindo Ghosh, was the chief of this organization. Raj Bihari Ghosh and Sachin Nath Sanyal were other member of the Anuशीलन समिति। मतलब ये जितने रिवोल्यूशनरीज हैं इनके नाम याद रखिएगा, जैसे कि बरिंद्र नाथ घोष हैं, अरविंदो घोष हैं, राज बिहारी बोस हैं एंड सचिन नाथ सान्याल। ठीक है, इनके नाम आप याद रखिएगा, ये सारे अनुशीलन समिति के मेंबर थे। चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। तो एक है कि चुआर अपराइजिंग उस टाइम में भी हुआ था। तो देखते हैं एक बार चुआर अपराइजिंग क्या है। ठीक है, और हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जो चुआर अपराइजिंग हुआ था, उसको बेसिकली रिवोल्ट ऑफ जंगल महल के नाम से भी जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको एक जंगल महल के नाम से भी चुआर रिबेलियन को जाना जाता है। और इट वाज अ सीरीज ऑफ मूवमेंट बिटवीन 1769 टू 1809। इस डेट को आप याद रखिएगा कि 1769 से 1809 तक ये चुआर रिबेलियन चला था। क्यों चला था? इन दिस अपराइजिंग द चुआर ट्राइबल inhabitants of jungle महल of मिदनापुर, मनभूम and bankura in Bengal revolted against the rule of the British East India Company। बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो अपराइजिंग हुआ था ये मिदनापुर, मनभूम और बांकुरा के रीजन में हुआ था, जो कि बंगाल में है। और क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने इनहेंस कर दिया था लैंड रिवेन्यू को, और जिसकी वजह से फेमाइन आई थी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हो गया था, जिसकी वजह से ये ट्राइबल अपराइजिंग यानी चुआर रिबेलियन हुआ था। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। आगे देखेंगे संथाल रिबेलियन हुआ था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर क्या है? तो संथाल रिबेलियन जो हुआ था वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट कर रखा है कि 1855 में हुआ था। ठीक, कौन किया था? तो वो जो लोग किए थे वो एक एग्रीकल्चरल टाइप के पीपल थे। बेसिकली वो फिशिंग, हंटिंग टाइप के ऑक्यूपेशन फॉलो करते थे। किस एरिया में हुआ था? राजमहल हिल्स में हुआ था। और इनको लीड किसने किया था? तो चार ब्रदर्स यानी फोर ब्रदर्स थे। पहला था सीडो, कान्हू, चंद एंड भैरव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाते हैं, तो याद क्या क्या रखना आपको। तो ये किस ईयर में हुआ था? तो 1855 में। एग्रीकल्चर पीपल थे, राजमहल हिल्स के एरिया में हुआ था, और इनको लीड किया था चार ब्रदर्स ने, फोर ब्रदर्स, सीडो, कान्हू, चंद एंड भैरव ने मिलकर इनको लीड किया था संथाल रिबेलियन को। ठीक, चलिए देखते हैं कि जो अगला हमारा न्यूज़ है वो इकोनॉमी सेक्शन से है, और एक इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली डिजिटल लैंडिंग के बारे में बताया गया है। तो क्या है डिजिटल लैंडिंग? तो ये जो मैंने पूरा हाईलाइट किया यहाँ पे, आरबीआई ये कह रहा है कि जो डिजिटल लैंडिंग हो रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा जो बोरोअर्स हैं उनकी प्राइवेट डेटा को उनकी प्राइवेट डेटा की पायरेसी हो रही है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आरबीआई फॉर्मुलेट कर रही है, और यही पूरा इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो आरबीआई के वो नए नए रेगुलेशंस क्या हैं, चलिए वो देखते हैं। तो आरबीआई कह रही है कि जो लैंडिंग करने वाली एंटिटी है बेसिकली वो आरबीआई के अंदर रेगुलेट होनी चाहिए, या फिर किसी रेलेवेंट लॉ के अंदर रेगुलेट होनी चाहिए। ये पहला कंडीशन है। या तो आरबीआई के अंदर या फिर किसी रेलेवेंट लॉ के अंदर। ठीक है, दूसरा क्या है? मैंडेटरी की the RBI has maintained that all loan disbursements and repayments are to be made directly between the bank accounts and the borrowers। मीन्स अगर बैंक और जो borrowers हैं
ये एक दूसरे से डायरेक्टली डील करें, या फिर अगर जो बोरोवर है अपना लोन का रीपेमेंट कर रहा है तो डायरेक्टली बैंक को करेगा, उसमें कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तीसरा ये है कि आरबीआई बोली है कि अगर आप किसी को लोन प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आप जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आप पहले ही borrower को बताओगे, ठीक है। Lender would have to inform the borrower in a standardized format about all fees, charges and annual percentage rate। इन तीनों चीजों को जो लैंडिंग एंटिटी है वो borrower को पहले ही बताएगा। तो ये तीन रूल्स दिए हैं उन्होंने। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि डिजिटल लैंडिंग होता क्या है। तो डिजिटल लैंडिंग एक प्लेटफॉर्म है which offer financial institution opportunity to improve productivity, increase the revenue per loan, to deliver faster services, ठीक है। A digital lending makes optimum use of technology where the sensitive details are not disclosed। मतलब जो sensitive आपके डेटा होते हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए जाते हैं। अगर देखा जाए, डिजिटल लैंडिंग परमिट्स borrower to supply for any consumers or business loan product from any internet working device at any location। डिजिटल लैंडिंग को अगर एक ब्रीफ में देखा जाए तो डिजिटल लैंडिंग ये होता है कि आप किसी भी इंटरनेट कनेक्शन से किसी भी डिवाइस से आप बिना बैंक में फिजिकली गए आप लोन ले सकते हो, ठीक है। उसी को डिजिटल लैंडिंग कहा जाता है। तो डिजिटल लैंडिंग फिनटेक कंपनीज एंड बैंक्स प्रोवाइड लोन टू कंज्यूमर्स यूजिंग डिजिटल मीन्स। द एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड डिजिटली। बेसिकली इन सबके रिलेटेड या फिर इन सबका ब्रीफ में यही होगा कि अगर आपको लोन चाहिए तो आप इंटरनेट के कनेक्शन से और किसी भी डिवाइस और किसी भी लोकेशन से आप लोन ले सकते हो। और जो आरबीआई ने बोला है वो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन और गाइडलाइंस बताई हैं जिसके तहत इन रूल्स लोन को जो लैंडिंग अथॉरिटी है वो प्रोवाइड करेगी, ठीक है। बेसिकली आरबीआई क्या चाहती है कि जो बोरोवर है उनके पर्सनल डाटा को प्रोटेक्ट किया जाए, कोई पायरेसी ना हो। इसकी वजह से आरबीआई ने गाइडलाइंस और कुछ फ्रेमवर्क बनाया है, ठीक है। आगे देखें तो कोस्टल इकोसिस्टम वायलेट हुआ है कि नहीं, इससे रिलेटेड जो कैग है उन्होंने रिपोर्ट बताया है सेंटर और स्टेट को। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि व्हाट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन, और वो क्या इम्पोर्टेंट है यूपीएस के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली जो ये टॉपिक है फॉल करता है एनवायरनमेंट सेक्शन में। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो 1991 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इशू किया था नोटिफिकेशन अंडर द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेड जो होता है वो बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा किया जाता है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ द कंट्री। जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है बेसिकली वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था 1991 में, ठीक है, अंडर द नोटिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट एक्ट 1986। ये आप याद रखिएगा किस नोटिफिकेशन के तहत ये बनाया गया था और कौन सी मिनिस्ट्री इसको हैंडल करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। और ये क्या करता है, एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम जो कोस्ट लाइन है कंट्री का उसको कंजर्व करता है। ये हो गया कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो ये चार पार्ट में है कोस्टल रेगुलेशन जोन, 1, 2, 3 एंड 4। तो चारों को एक डिटेल में देखते हैं। तो एरिया दैट आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इकोसिस्टम ऑफ द कोस्ट। कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो फॉर्मुलेट करता है वो इन एरिया के लिए होता है जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव हैं और एसेंशियल है मेंटेन करने के लिए इकोसिस्टम जो है कोस्ट के उनके लिए, ठीक। परमिशंस चाहिए होती है अगर आप यहाँ पे कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि आप नेचुरल गैस गैस का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन चाहिए। सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। CRZ 2 क्या है, तो एरिया दैट आर डेवलप अप द शोर लाइन ऑफ द कोस्ट, ठीक है, वो CRZ के अंदर अंडर फॉल होता है। परमिशन चाहिए होता है अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो गाइडलाइन की तहत ही आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑथोराइज्ड बिल्डिंग विदाउट अ चेंज इन द एग्जिस्टिंग यूज, ठीक है। और CRZ 3 अगर देखा जाए क्या है, तो अर्बन और रूरल एरिया जो ये दोनों होती हैं ये फॉल करती हैं CRZ के अंदर, ठीक है।
They are area allocated to the municipality but are not substantial built up. ठीक है, परमिशन क्या चाहिए होता है कि only certain activities related to agriculture, horticulture, gardens, pastures, parks, playfields, forestry and salt manufactures from the sea water. अगर ये सारी एक्टिविटी आप वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको परमिशन चाहिए. No construction shall be permitted in the zone except for repairs of existing authorized structures. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी पब्लिक फैसिलिटीज. ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज के लिए आपको परमिशन चाहिए होता है. बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज फॉल करती हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 में. चलिए अब देखते हैं व्हाट इज कोस्टल रेगुलेशन जोन 4. तो कोस्टल स्ट्रेचेस जो हैं अंडमान निकोबार के, ठीक है, लक्षद्वीप के और स्मॉल आइलैंड्स के आर डेजिग्नेटेड अंडर कोस्टल रेगुलेशन जोन 4. ये सारे कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 के अंदर आते हैं. एंड सॉलिड वेस्ट शुड बी लेट ऑफ इन दिस जोन. ठीक है, आपको परमिशन चाहिए होगा अगर कोरल्स और सैंड जो इन बीच पे मिलते हैं उनको आप यूज कर रहे हैं, या फिर यहाँ का जो कोस्टल वाटर है आप कंस्ट्रक्शन के पर्पज से यूज करते हैं, तो आपको परमिशन चाहिए होता है इसका. ठीक है, ये फॉलो करता है कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 में. जो हमारा एक और न्यूज है कि इंडिया ने कंस्ट्रक्ट किया है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज ओवर चेनाब. तो ये वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. तो 1250 करोड़ की लागत से बना हुआ 1.3 किलोमीटर का ये ब्रिज है, जो कि 359 मीटर का है, अबव द चेनाब रिवर. ये इम्पोर्टेंट है. ये जो ब्रिज है चेनाब रिवर बेड के ऊपर है. एंड इट इज 30 मीटर हायर देन द एफिल टावर. मीन्स जो एफिल टावर है उससे 30 मीटर ऊपर है. ठीक है, इट विल प्रोवाइड द ऑल वेदर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी टू कश्मीर. मतलब से कश्मीर को ये ऑल वेदर रेलवे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा. ठीक, और चलिए जो देखते हैं हमारा आज का ये लास्ट न्यूज़ है वो है इटली का एक लेक है जिसका नाम है गर्दा. वो श्रिंक हो रहा है और ड्रॉट वगैरह की केसेस काफ़ी आ रहे हैं. और जो लेक गर्दा है वो इटली कंट्री का लार्जेस्ट लेक है. तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि जो लेक गर्दा है वो श्रिंक हो रहा है, ये याद रखना है. ठीक है, यूपीएससी क्वेश्चन दे देती है और कुछ लेक्स के नाम दे देती है, पूछती है इसमें से कितने श्रिंक हो रहे हैं. ठीक, और किस जगह पे है लोकेशन भी याद रखना है. तो लेक गर्दा इन इटली विच इज श्रिंकिंग राइट नाउ. ठीक है, तो ये रहा आज का पूरा वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू वंस अगेन.